जो भी बीजेपी नाल गया ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ साफ। मायावती ने बीजेपी ਨੂੰ फुल मदद की हर जगह कैंडिडेट खड़ा कर, वो भी साफ हो गई। एक भी लोकसभा में सीट थे ये उत्तर प्रदेश में खास करके मार खा और ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ 400 पास ਸੀ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट सी कांग्रेस में सिर्फ एक सीट आई 40 में से एक सीट। ਉਹਦੀ दो वजह है, एक तो बीजेपी उत्ते हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी का स्ट्रॉन्ग है और कांग्रेस के बड़े लीडर बीजेपी के पेरोल पे, कांग्रेस उत्ते बिकी हुई है। दिल्ली में भी कांग्रेस के बड़े लीडर बीजेपी के पेरोल पे ने। कमलनाथ छोड़ो, वो अकेला नाम नहीं है, वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी टीम है जो बीजेपी के पेरोल पे है, बीजेपी के फाइनेंस पे फंड रहा है। राहुल गांधी की इर्द गिर्द ने गलत फैसले लिए, जिम्मेवार भी हैं, कई गलत फैसले राहुल गांधी से करवाए। पंजाब में जिन्हें लीडर ने तुम देख लो, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो कांग्रेस नाल उन्होंने है नहीं, उन्होंने कांग्रेस का हिस्टरी भी नहीं पता। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि इलैक्शन में वो नैगोशिएशन करनगे कि ठीक है दिल्ली में असी थोनों खुली छूट दी, बिहार में तुसी मैनू सीएम का कैंडिडेट घोषित करो। बीजेपी ਨੂੰ कहणगे कि तुसी जूनीयर पार्टनर बनो, एक कंडीशन नीतीश कुमार रखणगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह से पंगा लिया सी, कल्याण सिंह ने वो भाजपा की हसर किया, खुद तो खत्म हो गए लेकिन बीजेपी ਨੂੰ 10 साल 15 साल फिर उठी जाकर 2014 में ही बीजेपी उठी। 1999 में कल्याण सिंह ने वो रेड मारी बीजेपी की उत्थे। अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह की निजी लड़ाई में बीजेपी ऐसी तीसी उत्थे कि बीजेपी को 15 साल मिलने लगे रिवाइव करने से। ये जो बीजेपी में जो ओबीसी दलित जो कास्ट जो बीजेपी की तरफ जा रही थी, वो बीजेपी के छोड़ के जो वापस गई ना उधर समाजवादी पार्टी की तरफ, और मायावती के वोटर भी क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दी। फिर भी मायावती ने 12-13 सीटें बीजेपी में जिता दिता अपने कैंडिडेट में खड़ा कर। अगर मायावती अगर वहाँ वोट नहीं काट दी अपना तो वहाँ पे सपा जीत रही। आंध्र प्रदेश में कि आंध्र प्रदेश की जो नायडू वाला जो ग्रुप है, ये तुसी मान के चलो कभी 6 महीने 8 महीने जब तक अमरावती प्रोजेक्ट एक बार शुरुआत ना हो जाए, जो उन्होंने बिजनेस इंटरेस्ट उस लॉबी का वाच ना हो जाए, तब तक ये सेंटर नाल कोई पंगा नहीं लेंगे। ये अंदर की खबर। अगर देखा जाए तो बनारस और फैजाबाद का रिजल्ट बता रहा है कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट तो फिलहाल नहीं है। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ हुई है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ਵਿੱਚ। आप उन्होंने गलबात करते हैं। सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इसको आप एक देश की राजनीति के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा था जब ये नतीजे आए, तो आप कैसे पढ़ते हो जो नतीजे आए इसको आप सियासी नज़रिए से कैसे देखते हो? देखो जी, एक लाइन में अगर तुसी ये गल समझो, भाजपा जीती है, भाजपा की सरकार भी बन गई, फिर भी भाजपा हारे हुए महसूस कर रही है जी। कांग्रेस हार गई, इंडिया अलायंस हारी है जी। फिर भी इंडिया अलायंस अपने आप को जीतती हुई मान जी, रही है। बिल्कुल। तो एक तो नज़रिया ये सामने आ रहा है। जी। दूजा सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलेक्शन ने मेजोरिटी कम्युनलिज्म का जो एक बहुत बड़ा जो एक भय सी लोगों को, तो मेजोरिटी कम्युनलिज्म ਨੂੰ मेजोरिटी जो सोसाइटी है हिंदू सोसाइटी ने रिजेक्ट किया। और ਇਹਦਾ एक सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश जो हिंदुत्व की लैबोरेटरी सी उत्थे बीजेपी की हार हुई। और तीजा एक सबसे बड़ा संदेश इस इलेक्शन से है कि रीजनल पार्टी, वो पार्टी जो स्टेट इंटरेस्ट में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए लड़ रहे सी, वो दोबारा जिंदा हुए ने और कोलिशन की पॉलिटिक्स फिर आ गई है 10 साल बाद। जी। 2004 के बाद 2013 तक कोलिशन की पॉलिटिक्स थी। 2014 में बीजेपी की जब सरकार आई
ਐਨਡੀਏ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਪੋਲਿਟਿक्स दो बंदे दी सी, कोलिशन की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई सी, अब दोबारा कोलिशन की पॉलिटिक्स आ गई है। बेशक अभी प्राइम मिनिस्टर दा या जो भी फैसला है वो एक बारगी तो लगता है कि कोलिशन की पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन वो है कोलिशन की पॉलिटिक्स और जिन्ने भी लीडरशिप बीजेपी दे ने वो अंडर प्रेशर ने। तीजी एक जो सबसे बड़ी गल है कि जो इस इलेक्शन में 3 ग्रुप्स लड़ रहे थे, 3 तरह का एक अलाइनमेंट सी या 3 तरह के तुसी कह सकते हो कि धीर सी। एक धीर इंडिया अलायंस की, एक जो धीर सी वो बीजेपी एनडीए की सी, और एक ऐसी सी जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस रखे हुए सी, लेकिन वो 10 साल में वो इक्वल डिस्टेंस रखने वाले दल कहीं ना कहीं बीजेपी ਨੂੰ मदद करते सी। जो इंडिया अलायंस में जो रीजनल पार्टी सी वो मजबूत होए ने, जो एनडीए अलायंस में रीजनल पार्टी है वो भी परफॉर्म किया है। वो पार्टी जो इक्वल डिस्टेंस दिखाते हुए जो बीजेपी ਨੂੰ मदद कर रहे सी, वो इस चुनाव में पब्लिक ने रिजेक्ट करता। पब्लिक ने कहा कि नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड बंदे ने, डबल गेम खेलते हैं, इन्हों की कोई जरूरत नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्थ से तुसी ले लो, सबसे बड़ा जो एक ग्रुप है अकाली दल। अकाली दल का सफाया हो गया इस इलेक्शन से, परसेंटेज ऑफ वोट में बीजेपी से भी नीचे आ गई। हरियाणा में चौटाला फैमिली की 2 पार्टी सी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, दोनों का सफाया हो गया हरियाणा में, 1% 1.5% वोट आया है। अगर चौटाला भी बीजेपी नाल एक ना एक कभी ना कभी हमेशा उन्होंने एक अंदर खट्टे साठ गांठ रही है, सरकार में भी रहे ने, और दुष्यंत चौटाला तभी पीछे हटे ने। अगर तुसी देखो तो नवीन पटनायक पिछले 5 साल में हर क्रूशियल जंचर पे इन्होंने बीजेपी की मदद की। राज्यसभा में हर मसले पे, क्रूशियल बिल पे, हाँ सारे बिल पे, जो भी बिल बीजेपी के एजेंडे में ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ करता ਸੀ उन्होंने नवीन पटनायक ने मदद की। नवीन पटनायक पावर से आउट हो गए। लोकसभा में इस बार एक भी एमपी नवीन पटनायक का नहीं जीता है। कांग्रेस का एक एमपी तो जीत गया, नवीन पटनायक का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जीता। तो नवीन पटनायक स्टेट के पावर भी लूज कर गए ने। वाईएसआर रेड्डी के जो मुंडा सी जगन मोहन रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस, ये भी 5 साल बीजेपी नाल इंटरनल साठ गांठ करके अपना सरकार चला गया सी। जनता ने उन्होंने भी रिजेक्ट किया, लोकसभा में भी विधानसभा में रिजेक्ट करता, क्योंकि आंध्र प्रदेश उड़ीसा का विधानसभा लोकसभा के नाल नाल हो रहा सी। एक और तमिलनाडु की पार्टी सी AIADMK, जो जयललिता की पार्टी सी। जयललिता की पार्टी ਨੂੰ आगे जो लीडरशिप पलानी स्वामी, पनीर सेल्वम, ये सब ग्रुप ने आगे लिता। वो AIADMK पलानी स्वामी के कंट्रोल में चला गया और AIADMK का भी सुपड़ा साफ हो गया। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आई। नवीन पटनायक को लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई। वाईएसआर कांग्रेस को 3 या 4 सीट आई है, अकाली दल को 1 सीट आई है। चौटाला और ये दोनों बेटा का जो अलग अलग पार्टी सी 0 पे आउट हुए ने। अगर तुसी जम्मू कश्मीर का भी देखो, बीजेपी नाल महबूबा मुफ्ती का भी कभी ना कभी गठबंधन रहा और उमर अब्दुल्ला नाल भी रहा। दोनों लीडर खुद हार गए ने। उमर अब्दुल्ला भी हार गए, महबूबा भी हार गई। मैं अगर गलत ना हुआ तो उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए लोकसभा और महबूबा भी हार गई। तो ये एक मैसेज सी कि जो ये जनता के सामने मैसेज ने सी कि हम बीजेपी से डिस्टेंस, लेकिन बीजेपी को हर जगह मदद करना। जनता ने कहा कि नहीं, इन्होंने रिजेक्ट करो। तो जनता समझ गई इनकी बात, पूरी तरह समझ गई है। और जनता मतलब ठीक है, प्योर डिविजन थी कि या तो इंडिया अलायंस, मायावती ने तुझे उदाहरण दे लो, बीजेपी मायावती छूट गया जी। मायावती ने बीजेपी ने फुल मदद की है और हर जगह कैंडिडेट खड़ा करके, वो भी साफ हो गई, एक भी लोकसभा में सीट नहीं आया। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी बीजेपी, एक क्लियर कट एक लाइन में मैसेज है कि जो भी बीजेपी नाल गया ਉਹਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਧਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ रीजनल पार्टी, अब 2 बचे ने, TDP और जदयू। किन्ने देर तक चलणगे? अगर लंबा चलणगे तो इन्हों का भी काम खराब होगा। ਸੋ ਜਿਹੜਾ JDU ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RJD भी एक रीजनल पार्टी है, वो उसका आप कैसे देखते हो? देखो, RJD एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी बीजेपी नाल अलायंस में कभी नहीं रही। अच्छा। इंडिया अलायंस में तमाम ऐसी पार्टियां सी जो बीजेपी नाल अलायंस में रही कहीं है। ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे बीजेपी नाल अलायंस में रहे, TMC भी अलायंस में रही, TMC वाजपेयी के टाइम में गवर्नमेंट में सी। तो इंडिया अलायंस में ऐसी भी पार्टियां सी जो बीजेपी नाल अलायंस में थी, लेकिन वो
अपोजिट पार्टी में अपोजिट ग्रुप में चले गए ने। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी सी, दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी जो यादव लीडरशिप जिन्हें कहा जाता है कि यादवादी पार्टी है, वो दोनों ने कभी भी बीजेपी नाल अलायंस नहीं किया। वो अपने आप को कहते रहे कि असी सैकुलर पॉलिटिक्स ਨੂੰ लेके चल रहे हैं और बीजेपी नाल साडा कोई समझौता नहीं हो सकता। वो दोनों सस्टेन कर रहे हैं, ये भी एक मैसेज है कि वो दोनों ने सस्टेन किया। शिवसेना ने भी सस्टेन किया उद्धव ठाकरे ग्रुप ने, हालांकि वो शिंदे भी सस्टेन कर गए, शिंदे भी अच्छा खासा सीट लेके गए। तो ये जो दो पार्टियां उत्तर भारत दे या हिंदी पट्टी दे जो दो मतलब कि ग्रुप है, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, दोनों एंटी बीजेपी स्टांस लेके पिछले 30 साल 35 साल से लड़ रहे हैं। 1990 के से ही 95 से अगर मान के चलो तो ये दोनों जो है अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। एक मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन्हों का। और तुसी देख लो कि उसी उत्तर प्रदेश में मायावती जिहड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सी, वो बीजेपी नाल अलाइन भी हुई। पहले भी 2 बार वो मुख्यमंत्री बीजेपी नाल सहयोग से बनी सी, बाद में दूर हो गई, फिर मिलाई। अब इनडायरेक्ट सीधा अलायंस के बदले इनडायरेक्ट मदद कर रही सी बीजेपी को मायावती जी, वो साफ हो गए ना। तो एक मैसेज ये भी है कि बीजेपी के साथ लंबे समय तक अलायंस खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। जब ये चुनाव होना था तो तभी ये एक इम्प्रेशन था कि बीजेपी इसको ऐसे ही ले जाएगी, चुटकी में ले जाएगी, राम मंदिर बन गया। तो कहाँ पे जो बीजेपी की कैलकुलेशन थी वो मतलब कि वो सही नहीं गई या मिसरीड किया उन्होंने सिचुएशन को, या पहले ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी, वो सारी परसेप्शन थी या बबल था जो बस्ट हो गया? देखो 2019 और 2024 में बड़ा अंतर सी। बीजेपी के लीडरशिप इस चीज़ जमीन पे पढ़ नहीं पाए। जो टॉप लीडरशिप सी उन्होंने या तो कोई मिसगाइड कर रहा सी, जमीन पे हालात नहीं सी, और या तो उन्होंने भरोसा सी अपनी मशीनरी पे कि वो मशीनरी से दाएं बाएं करा के असी 400 पार चले जावांगे। बीजेपी को ये बहुत लग रहा सी 400 पार का जो नारा दिता सी बीजेपी ने, तो हर आदमी ये पूछता सी कि 400 सीटां आणगियां कित्थों। तो किसी बीजेपी लीडर नाल तुसी गल करो तो बीजेपी का लीडर बोलता सी कि साउथ में असी इस बार परफॉर्म करांगे, उत्थे उत्थे सीट जीतांगे जिथे तुसी सोच नहीं सकते। तो फिर लोग कहते से अच्छा लगता ईवीएम मैनेज हो गया है, उत्थे भी ईवीएम का कमाल होगा, तमिलनाडु केरल। तो बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस ये सी कि असी नॉर्थ में राम मंदिर के कारण सानू वोट पाऊगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कहना सी कि मिनिमम 70 सीट जीतेंगे, 70 क्या 75। कभी कभी तो कई लीडर ओवर कॉन्फिडेंस बोलते थे कि 80 के 80 मंदिर बन गया इस बार। तो एक कॉन्फिडेंस का कारण थी कि हिंदी पट्टी असी बचा लवेंगे और साउथ में परफॉर्मेंस साडा बढ़ोगा। तो 400 पार नारा दे रहे थे, तो इन्होंने ये उम्मीद थी कि 320 30 40 सीटें सानू आ जाऊगा। इन्होंने ये उम्मीद नहीं सी कि जो हिंदी पट्टी में जिथे मतलब कि एक हिंदू मतलब कि फीलिंग बहुत स्ट्रोंग हुआ सी, हिंदुत्व की फीलिंग, उत्थे ये उत्तर प्रदेश में खास करके मार खाएंगे। और उसका कारण ही 400 पार से वो नारा ने एक जो मैसेज दिता कि अब की बार 400 पार, तो वो एक मैसेज चला गया कि फिर कुछ बीजेपी के छुट भैया लीडर ने यह बयान दिता कि संविधान बदलने लिए 400 पार जरूरी है। अपोजिशन ने टैक्टफुली किया कि संविधान बदलने का मतलब है कि आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण खत्म होने जैसे ही मैसेज पूरे पब्लिक में गया तो ओबीसी और दलित सब स्ट्रांगली बीजेपी ने अपोज करने लगे, जो वो भी अपोज कर रही थी जो बीजेपी की फोल्ड में आ गई थी पिछले 5 साल में। ओबीसी और दलित जातियाँ भी बीजेपी देखो स्पैट बड़ी सी। तो तुसी ये देखो कि हालांकि बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस के कुछ स्टेट में परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रही। अगर ये परफॉर्मेंस कांग्रेस थोड़ा सा भी और देती तो बीजेपी पावर से जा रही थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2 ऐसे स्टेट सी जिथे बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस में सिर्फ 1 सीट आई है, 40 में से 1 सीट। इतना पुअर परफॉर्मेंस। उसकी वजह आप क्या देखते हो? बीजेपी की मजबूती? ਉਹਦੀ 2 वजह है। एक तो बीजेपी उत्थे हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी का स्ट्रॉन्ग है, और कांग्रेस के बड़े लीडर बीजेपी के पेरोल पे ने। कांग्रेस उत्थे बिकी हुई है। दिल्ली में भी कांग्रेस के बड़े लीडर बीजेपी के पेरोल पे ने, वो सबॉटेज करते हैं पार्टी में बैठ के। और कुछ हिंदू कुछ और भी बड़े लोग ने। कमलनाथ छोड़ो, वो अकेला नाम नहीं है। वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी टीम है जो बीजेपी के पेरोल पे है, बीजेपी के
फाइनेंस पे पलदा है और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ने गलत फैसले लिए और जिम्मेवार भी ने कई गलत फैसले राहुल गांधी से करवाते रहे हैं। तो वो मतलब कि कुछ स्टेट में तो चलो अगर देखो तो कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है अपने दम पे अगर तुसी देखोगे तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अपने दम पे तो किसी भी स्टेट में बहुत ज़्यादा है नहीं। हरियाणा ने तो अगर माइनस कर दो तुसी, हरियाणा में 5 सीट आई है, राजस्थान में कांग्रेस में 8 या 9 सीट आई है, राजस्थान में भी एक अलायंस के कारण आई, सीपीएम भी आया, भारत आदिवासी पार्टी भी आई, फिर वो हनुमान बेनीवाल दी भी पार्टी आ गई, तो एक ब्रॉडर अलायंस बनया। तो आदिवासी भी आए, जाट भी आए, सीपीएम के कैडर भी आए, तो ये सारे अलायंस के बाद कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही। महाराष्ट्र में सारी परफॉर्मेंस है जो तुसी देख रहे हो, वो सारी परफॉर्मेंस जो सी वो टोटल एक अलायंस का परफॉर्मेंस सी। शरद पवार का भी रोल है उहदे विच उद्धव ठाकरे का भी रोल है, उहदे विच कांग्रेस का भी रोल है, तीनों ग्रुप का एक रोल है कि मतलब कि तीनों ने मिलकर लड़ा तो कांग्रेस को वहाँ 13-14 सीटें आ गई हैं। अगर अकेले दम पे तुसी कांग्रेस को देखोगे तो अकेले दम पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की कितने रही है, पंजाब से रही है, हरियाणा से रही है, उत्तर प्रदेश में अलायंस सी, बिहार में अलायंस सी। अगर तुसी देखोगे तो अभी भी कांग्रेस 99 सीट जीत गई है, कांग्रेसी जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कांग्रेस फिर भी बीजेपी ਨੂੰ फाइट नहीं दे सकी जो फाइट कांग्रेस ਨੂੰ देना चाहिए थी, खास करके उस स्टेट ਵਿੱਚ जिस स्टेट ਵਿੱਚ रीजनल पार्टी प्रभावी नहीं सी उत्थे कांग्रेस परफॉर्मेंस दे सकती सी बढ़िया। लेकिन कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बहुत वीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी नहीं है, स्टेट लेवल डिफंक्ट है। कांग्रेस में ऐसे लीडर ने जो बीजेपी के हाथों बिके हुए ने, वो बीजेपी वाले दे कहन ते कैंਡੀਡੇਟ खड़ा करते सी, वही हाईकमान ਨੂੰ रिकमेंड कर देते सी, वो सारे कैंਡੀਡੇਟ बीजेपी के होंगे सी, कई जगह यही सूचना मिली। तो वो एक बड़ी एक प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर आज भी है, जो कांग्रेस को अगर सस्टेन करना है, बीजेपी से लड़ना अगर है फ्यूचर विच, तो कांग्रेस को ये रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में करना पड़ेगा। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले बंदे पंजाब में जिन्हें लीडर ने तुसी देख लो, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो कांग्रेस नाल उन्हों का है नहीं, उन्होंने कांग्रेस का हिस्टरी भी नहीं पता। अगर तुसी उन्होंने पूछ लो जितने भी MP जीते ने 300-400 करोड़ जो MP जीते ने, इन्हें तो पूछो कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या कांग्रेस की आइडियोलॉजी नाल थोड़ा क्या है, बिल्कुल नहीं पता। तो आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी ने पोर्ट्रे किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बात आपने रखा, हाँ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई थी या जो आइडियोलॉजी की लड़ाई वो बता रहे थे, तो राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में वो लड़ाई कौन लड़ रहा था? अकेला राहुल गांधी। ये जो पूरी की पूरी जो लड़ाई लड़ी है वो राहुल गांधी ने ही लड़ी है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द के टीम RSS के पेरोल पे सी। राहुल गांधी ने ये बात समझ में आ गया, बहुत देर से समझ में आ गया। राहुल गांधी RSS दे नहीं, तुसी को बीजेपी की पेरोल पे, मतलब बीजेपी की पेरोल पे थी, RSS का ऐसा कोई नहीं सी कि RSS कोई था, बीजेपी की पेरोल्स पे थी। तो वो राहुल गांधी ने पहली बार ये होया कि पहले बीजेपी मजबूत कर दी सी कि बीजेपी के पीछ पे खुलो। बीजेपी पूरी तरह से हिंदुत्व वर्सेस मुसलमान करते रहे इलेक्शन में। कांग्रेस ने सोशल जस्टिस का नारा दिता, राहुल गांधी ने। ये कांग्रेस के ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के से जस्ट विपरीत सी। कांग्रेस ने, थोनू अगर याद होगा, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू होया सी, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के अगेंस्ट बोलिया सी। वो मतलब कि आरक्षण के 27% आरक्षण के अगेंस्ट राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बयान दिता सी। लेकिन राहुल गांधी ने एकदम जस्ट यू टर्न लेता राजीव गांधी के उससे। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के जो एक हिस्टोरिकल स्टैंड जो परंपरागत स्टैंड सी उससे डिफरेंट स्टैंड लेते हुए सोशल जस्टिस की गल की, कहता है कि नहीं कास्ट सेंसस करा के असी आरक्षण की सीमा भी बढ़ावांगे। तो ये निश्चित रूप से राहुल गांधी ने एक मोमेंटम बनाया। अगर राहुल गांधी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता तो बीजेपी तो 175 सीट नहीं क्रॉस कर सकती सी। राहुल गांधी जो मोमेंटम जो अपोजिशन में आया, जिसमें अखिलेश यादव भी आए, अलग अलग रीजनल ग्रुप आए, उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल है। ये जितने जीते ने सब डिफाल्टर ने कांग्रेस के टिकट पे। तो यूपी में आप क्या देखते हो, मतलब कि यूपी में जो जैसे आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, तो यूपी में जो कैलकुलेशन था, योगी तो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो उसमें क्या मिस कैलकुलेट हो गया? नहीं देखिए, वो देखो तुसी ये इंटरनल मसला कुछ और है। योगी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले सी या उन्होंने प्रोजेक्ट कर रहा सी। एक सच्चाई है कि PM और CM के बीच रिलेशन बहुत खराब है उत्थे। CM ਨੂੰ हमेशा चेक करने की कोशिश PM ने की। CM अपनी मर्जी से DGP नहीं लगा पा रहे थे, CM अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा पा रहे थे।
कई जगह सीएम पे नज़र रखी जा रही थी, तो ऑटोमेटिक है कि सीएम से लड़ाई लोगे अगर तो वो उसका रिजल्ट तो फिर उल्टा ही आऊगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह से पंगा लीता सी। कल्याण सिंह ने वो भाजपा दी हसर किता, खुद तो खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी ने 10 साल 15 साल फिर उठन भी लग गया उत्तर प्रदेश में जाकर 2014 में ही बीजेपी उठी। बिल्कुल 1999 में कल्याण सिंह ने वो रेड मारी बीजेपी दी उत्थे। अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह की निजी लड़ाई बीच बीजेपी ऐसी पीसी उत्थे कि बीजेपी को 15 साल मिनिमम लग गया रिवाइव करने च। तो अभी क्या हुआ? अभी भी यही सिचुएशन आ गई है उत्तर प्रदेश बीच। और योगी कल्याण सिंह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर है। हिंदुत्व का फेस होने के साथ साथ वो एक जिस जाति से बिलोंग करते हैं उन्होंने प्रेजेंस उत्तर भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग है। राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई 3-4 इम्पोर्टेंट सीट योगी की बिरादरी के कारण हार गए भाजपा वाले। मुजफ्फरनगर सीट जो हारी है वो सिर्फ तो सिर्फ योगी की बिरादरी के विद्रोह के कारण हारी। संजीव बालियान का ये आरोप भी है कि जो लोकल उत्थे लीडर सी राजपूत कम्युनिटी का संगीत सोम उन्हें मैनू हरवाया। अच्छा। हाँ, संजीव बालियान ने आरोप लगाया। तो आप क्या देखते हो, जैसे मतलब कि राम मंदिर एक बड़ा इशू था, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी हुआ जिस फैन फेयर से, तो वहीं की फैजाबाद की सीट भी वो हार गई बीजेपी। ये इतना चल क्यों नहीं सका? इसको कैपिटलाइज बीजेपी नहीं कर सकी या इस इशू में उतना दम ही नहीं था? देखो, कोई भी मसला राम मंदिर का मूवमेंट 1990 से चल रहा सी, ठीक है कि नहीं। 1990 से चलते 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 आज 30 साल बाद मंदिर बन गया। मंदिर बन गया, ठीक है। 30 साल तुसी सत्ता दा मलाई राम मंदिर के मूवमेंट पे तुसी चक्या 30 साल, 10 साल भी राम मंदिर 370 पे। अब पब्लिक का कहना सी कि ये सारा कुछ हो गया, 10 साल तुसी पावर में रह लेता राम मंदिर के मसले पे, लेकिन अब वही मसला बार बार ना उठाओ, अब बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करो। पेपर लीक हो गया सी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम लड़के इलाहाबाद में जाके कोचिंग कर देने, हर कम्युनिटी था, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो। नौकरियां जो भी निकल रही सी पेपर लीक हो रहा सी। महंगाई बढ़ रही सी, बेरोजगारी बढ़ रही सी। अयोध्या में सारे सौंदर्यीकरण जब किया गया, लोकल कोई भागीदारी नहीं रही। सरयू नदी में नाव भी लोकल मछुआरे का बिजनेस ठप हो गया, गुजरात से क्रूज आ गए। बनारस में भी सेम होया, गंगा नदी में गुजराती क्रूज लेके आ गए कंपनियां, और वो बेचारे जो लोकल मल्लाह सी जो गंगा नदी में नाव चलाते सी उन्हें तो मल्लाह उत्ते 2-2.5 लाख ने। अच्छा। बनारस में इतनी बड़ी जो फाइट हुई है नज़दीक दी, उसका कारण ये भी है, इकोनॉमिक इशूज सी। अच्छा। आरक्षण का मसला सी। फैजाबाद सीट रिजर्व नहीं है, फैजाबाद सीट जनरल सीट है। तो पासी कम्युनिटी से बोल समाजवादी पार्टी ने एससी कैंडिडेट उत्तर खड़ा किया, और एससी कैंडिडेट ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराता है। जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट जीत गया जी। तो ये बीजेपी ग्राउंड पे नहीं समझ पाई। बीजेपी का परफॉर्मेंस 2024 से तुसी देखो तो बढ़िया नहीं है। तो आप कैसे समझते हो मुस्लिम वोट किधर गया यूपी का? मुस्लिम वोट तो एंटी सी, लेकिन अकेला मुस्लिम वोट पे तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकती सी। ये जो बीजेपी में जो ओबीसी दलित जो कास्ट जो बीजेपी की तरफ जा रही थी, वो बीजेपी के छोड़ के जो वापस गई ना उधर समाजवादी पार्टी की तरफ, और मायावती के वोटर भी क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गई। फिर भी मायावती ने 12-13 सीटें बीजेपी को जिता दिता अपने कैंडिडेट को खड़ा करके। अच्छा। अगर मायावती अगर वहाँ वोट नहीं काट दी अपना, तो वहाँ पे सपा जीत रही थी, कांग्रेस जीत रही तो थी। ये जो अभी रावण जी आए हैं, मतलब कि चंद्रशेखर, तो ये अभी इसको रिप्लेसमेंट माना जाए मायावती? नहीं, अभी रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं मान सकते, बहुत जल्दीबाजी है। चंद्रशेखर के पास अपना कोई ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जी। फिर चंद्रशेखर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पहचान है चंद्रशेखर की, लेकिन एक जाति विशेष में। मायावती की जो बिरादरी जाटो समाज है, चंद्रशेखर की पहचान जाटो समाज में है। उत्तर प्रदेश में 20% दलित में जाटो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या, 40% से ऊपर जाटो ने, लेकिन बाकी जातियां जैसे कोली है, पासवान है, पासी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासी बहुत स्ट्रॉन्ग दलित कम्युनिटी है। तो ये सब ग्रुप अगर जब तक चंद्रशेखर के साथ नहीं आ सकती है, फिर मायावती ने एक कॉम्बिनेशन बनाया सी, बैकवर्ड कम्युनिटी भी उन्होंने नाल आया सी, खास करके कुर्मी और कोयरी का एक बहुत बड़ा ग्रुप काशीराम ने खड़ा किया से उत्तर प्रदेश में। फिर बाद में मायावती नाल भी रहे, जंग बहादुर सिंह पटेल सी,
फिर बाबू सिंह कुशवाहा सी, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सी, कई बिरादरी सी, वो ओबीसी तो टोटल मायावती ने छोड़ गए। तो चंद्रशेखर रावण के साथ क्या ओबीसी आड़ गए? अकेला एक कास्ट की पॉलिटिक्स तो कर नहीं सकते। जैसे मुस्लिम के वोट लेके अकेला कोई जीत नहीं सकता, जी। वैसे ही बाकी किसी भी कास्ट तो एक अभी एक उनको चंद्रशेखर को अभी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की और चंद्रशेखर भी नगीना में सिर्फ इसलिए जीत गया कि नगीना में 35% मुस्लिम कैंडिडेट हैं और वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी ने फैसला लिता यूनिवर्स कि इतने आप सपा ਨੂੰ वोट नहीं देवांगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दलित और मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए और बीजेपी निकल जाए। तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ने एक मतलब यूनाइट होकर फैसला ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਟੋ ਸਮਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰद्रशेखर ਨੂੰ, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सपोर्ट करेंगे। जी। उसके कारण चंद्रशेखर जीते। तो ठीक है। तो इसके बाद हम अगर देखें तो मतलब कि बंगाल में भी एक स्पेसिफिक फाइट था, मतलब कि जैसे उसका एक टेक्सचर ही अलग था। वो इंडिया अलायंस से भी बाहर आ गई मायावती, तो पर उसके जो ममता बनर्जी थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने दम पे 29 सीटें भी वहाँ से जीती हैं। देखो, एक तो सीट से किसी की दी सफलता का फिलहाल ना हो। वेस्ट बंगाल में बीजेपी आज भी बहुत बड़ा डेंजर है जी। बीजेपी का अपना वर्किंग स्टाइल उत्थे बहुत स्ट्रॉन्ग है और बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट देखो वो खतरनाक है। ठीक है, बीजेपी 18 से 12 पे आ गई, 12 पे आ गई शायद। बीजेपी 12 सीट जीती है, पहले 18 जीती थी। ममता शायद 29 जीती है, एक कांग्रेस जीती है। जी। ऐसे ही है। हाँ, 12 एक कांग्रेस, 29 ममता, 30 और 12 बीजेपी। तो ममता परसेंटेज ऑफ वोट देखो बीजेपी का अभी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और वो कभी भी नवीन पटनायक वाला कांड उत्थे भी हो सकता है। अच्छा। जैसे उड़ीसा में हो गया, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ पे वो सफल भी हो गई है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में। और 12 सीट का जीत एक कम्युनिस्ट स्टेट में जिथे 40 साल 30 साल कम्युनिस्ट रूल किया, उत्थे बीजेपी अगर 12 सीट जीत रही है आज भी, ठीक है 18 से 12 हो गया, ये खुशी लोग मना सकते हैं एंटी बीजेपी वाले। परसेंटेज ऑफ वोट कम नहीं हुआ है बीजेपी का, ये सबसे खतरनाक संकेत है। तो कम्युनिस्ट परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हो, नॉट ओनली इन बंगाल पर देश देखो, कम्युनिस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो कम्युनिस्ट मेन रूप से कम्युनिस्ट के 3 ग्रुप ने, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल। जी। तो सीपीआईएम जो है वो तो अब केरल तक रह गई है और वेस्ट बंगाल से साफ है। बिहार में सीपीएम का कोई बेस नहीं, त्रिपुरा एक सीपीएम रूलर स्टेट से वो साफ हो गया। सीपीआई भी सीपीएम की पिछलग्गू बन के कुछ सीट छूट जीत लेंदी सी। ये बिहार में 2 सीट माले ने जीती और 3 सीट पे माले लड़ी और 2 जीत गई। अच्छा। तेजस्वी यादव 22 सीट पे लड़े, 4 जीते। माले 3 सीट पे लड़ी, 2 जीती। कांग्रेस 9 सीट पे लड़ी, 3 जीती। तो स्ट्राइक रेट तो उनका ही ज़्यादा स्ट्राइक रेट सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में माले का है और माले ने सब टॉप के लीडर को हराया। यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने हराया, फिर एक यूनियन मिनिस्टर रहे ने उस समय उपेंद्र कुशवाहा पहले सी, तो उसका कोई स्पेसिफिक लोकल रीजन है या नहीं? माले दा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो, जिथे जीते ने। दूसरे आरजेडी और दा सपोर्ट मिल गया तो और स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरा ये है कि माले दे कैडर एक तो पैसा नहीं खांदा और बहुत कम पैसे में वो चुनाव जीत गए। और कहीं ना कहीं बिहार में बेरोजगारी और भूखमरी, महंगाई, ये भी एक इशू है। देखो, बीजेपी बेशक वहाँ सीट जीत गई है, एनडीए सीट जीत गई नीतीश कुमार, लेकिन दोनों को पता है कि जीत की मार्जिन बहुत घट गई है। मतलब कि कहीं 20,000 वोट से जीतते हैं, कहीं 50,000 वोट से जीतते हैं। तो पार्लियामेंट में जहाँ पे 15 लाख 13 लाख वोट पड़ा है, वहाँ पे 40-50,000 का मार्जिन कभी भी विधानसभा में धोखा दे सकता है। तो अभी विधानसभा में आप क्या देख रहे हो? विधानसभा में फाइट होगी, अभी तो बहुत जल्दी है कुछ करना, क्योंकि नई पार्टी एक प्रशांत किशोर भी बना रहे हैं, एक नया मंच बना रहे हैं जिथे उछल कूद मचान ली कैंडिडेटा को मौका मिलेगा। हाँ, तो बिहार में भी डिपेंड होगा कि ये 3 स्टेटा का इलेक्शन का रिजल्ट क्या आंदा है। झारखंड और हरियाणा और महाराष्ट्र, 3 स्टेट के चुनाव इसी साल होना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव हो जाऊगा। ये 3 स्टेट के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार को अगला फैसला लूँगा जी। तो इसमें रीजनल पार्टीज़ का आप कैसे देखते हो? जैसे टीडीपी है या अभी जेडीयू भी है, इनका बड़ा क्रूशियल रोल आ गया सेंट्रल में। हाँ। पहले अब बोला जा रहा था कि अभी अलायंस की राजनीति ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं चलेगा, घटक को लेके सिंगल पार्टी रूल आ गया था। तो इसकी दोबारा रिसर्जेंस को आप कैसे देखते हो सियासी मुद्दे से? नहीं, देखो, जेडीयू नु सारे कमज़ोर करके बीजेपी वाले ही आंक रहे सी, बाकी लोग कमज़ोर करके नहीं जेडीयू नु आंक रहे सी। जेडीयू का भी एक अपना वोट बैंक है
मतलब कि हर कंस्टिट्यूंसी में 1 लाख 1.5 लाख पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में जेडीयू का वोट है। जी वो नीतीश कुमार के अपने वर्क के कारण, शराबबंदी के कारण या अति पिछड़ा ग्रुप के कारण, नीतीश कुमार की अपनी कम्युनिटी कुर्मी के कारण एक वोट बैंक है। अगर यही वो वोट बैंक अगर आरजेडी के साथ कंबाइन में रहता तो बीजेपी ने 2 सीट जीतना मुश्किल से। तो नीतीश कुमार अभी भी बैलेंस जिधर जाएंगे उधर बैलेंस उनके पक्ष में हो जाएगा। टीडीपी दा सी जगनमोहन रेड्डी नो मतलब वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी दा फैक्टर से टीडीपी जीत गया। सवाल ये उठ रहा है कि ये दोनों क्यों बीजेपी नाल ले। एक तो कारण है कि ये एक अलायंस पार्टनर वो दोनों कांग्रेस के साथ नहीं रहे कभी। वो एक मतलब कि उन्होंने एक नेचुरल अलायंस बीजेपी नाल रहा है हमेशा टीडीपी का शुरू से देखो तो, और जेडीयू का भी एक नेचुरल अलायंस बीजेपी नाल रहा है। वो आई कांग्रेस के विरोध से थे। हाँ कांग्रेस नहीं, वो कभी जल्दी गए नहीं है। नीतीश कुमार को देख लो कि बीच में जरूर 1-2 बार आरजेडी के साथ गए, लेकिन लंबा टेन्योर होना था बीजेपी नाल ही रहा है। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि इलेक्शन में वो नेगोशिएशन करेंगे कि ठीक है दिल्ली में असी थोनू खुली छूट दी, बिहार में तुसी मैनू सीएम का कैंडीडेट घोषित कर दो और मिनिमम 110-15 सीट दो साढ़े हिस्से लड़न ली। बीजेपी कहेंगे कि तुसी जूनीयर पार्टनर बनो। इस समय बीजेपी सीनियर पार्टनर बनी पई है, तुसी जूनीयर पार्टनर बनो। एक कंडीशन नीतीश कुमार रखेंगे। जहाँ तक आंध्र प्रदेश की गल है तो आंध्र प्रदेश की समस्या दूसरी है। आंध्र प्रदेश में साल भर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कम्मा कम्युनिटी के से बिलोंग करते हैं और पिछले 5 साल में जगनमोहन रेड्डी ने कम्मा कम्युनिटी के इकनॉमिक इंटरेस्ट को ध्वस्त करता। कम्मा कम्युनिटी उत्थे रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रोंग सी, कम्मा कम्युनिटी उत्थे लिकर बिजनेस में बहुत स्ट्रोंग सी, कम्मा कम्युनिटी फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रोंग सी। और तीनों सेक्टर पे जगनमोहन रेड्डी ने अटैक किया और जो कम्मा इकोनॉमी सी उन्होंने डिस्ट्रॉय करता। और एक बहुत बड़ा उत्थे प्रोजेक्ट है अमरावती राजधानी का प्रोजेक्ट जो चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट सी और उसके बीच बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कम्मा कम्युनिटी का सी, बड़े लैंड परचेजिंग हुई सी। वो आके जगनमोहन रेड्डी ने ध्वस्त करता कि अमरावती राजधानी नहीं बनूगा। वो अलग अलग 3 कैपिटल बनाता कि एक एजुकेटिव कैपिटल होगा, एक विधायिका का कैपिटल होगा, एक जुडिशरी का कैपिटल होगा। अब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नहीं अब अमरावती कैपिटल बनूगा। तो उत्थे जो हज़ारों एकड़ लैंड परचेज की गई है, तो लैंड परचेजिंग के बाद जिन्हों का इन्वेस्टमेंट सी उन्हों का इंटरेस्ट पहले वाच करना है नायडू ने। ठीक है, तो जो कम्मा लॉबी है या कम्मा इकोनॉमी ने जो कंट्रोल कर रही जो लॉबी है वो चंद्रबाबू नायडू पहले उन्होंने इंटरेस्ट वाच करेंगे। कोई 1 साल में रिवाइव कर जाए, क्योंकि कोई 100-200 करोड़ का भी खेल नहीं है, हज़ारों करोड़ का गेम है। तो अभी वो किसी भी कीमत में सेंटर से कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते। चंद्रबाबू नायडू ने पता है कि जो चंद्रबाबू नायडू जो जेल गए सी और जगनमोहन रेड्डी ने जो भेजा सी वो जगनमोहन रेड्डी ने अकेले नहीं भेजा सी, सेंटर की सहमति सी उस समय। बाद में जब दिल्ली में लग गया कि नहीं नायडू ही जीत के आ रहा है तो नायडू से समझौता कर लेता। अगर सेंटर को ये पता चलता कि जगनमोहन जीत के आ रहा है तो जगनमोहन से समझौता ये कर दे। तो ये एक फैक्टर है आंध्र प्रदेश में कि आंध्र प्रदेश की जो ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स ने नायडू वाला जो ग्रुप है ये तुसी मान के चलो कि भी 6 महीने 8 महीने जब तक अमरावती प्रोजेक्ट एक बार शुरुआत ना हो जाए, जो उन्होंने बिजनेस इंटरेस्ट उस लॉबी का वाच ना हो जाए, तब तक ये सेंटर नाल कोई पंगा नहीं लेंगे। ये अंदर की खबर है। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ। तो अभी आप कैसे देख रहे हो, मतलब कि अभी जो ये नतीजे निकले हैं तो बहुत सारा कुछ क्या जा रहा था कि हिंदू राष्ट्र बन गया या पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, तो इससे क्या मैसेज है? भारत में किस किस्म का सिस्टम रहेगा? नहीं देखो 64 करोड़ वोट पे आया। इन्हों सिंपल अर्थमेटिक्स से समझो, हिंदू इस्लामिक राष्ट्र थ्योरियों में ना पढ़ो। वो मतलब कि पाकिस्तान ने इस्लामिक राष्ट्र बना के क्या हासिल कर लेता? भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, हर तरह का कुकर मुत्थे हो रहा है, पूरी इकनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है। देखो बेसिक रूप ये है कि मेजोरिटी 80% हिंदू इस मुल्क में ने, लेकिन हिंदू बहुल स्टेट में बीजेपी परफॉर्म अगर देखो तो अभी भी बहुत जगह हिंदू बहुल स्टेट में कर नहीं पा रही है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, मेजोरिटी तो हिंदुओं का ही है ना। आंध्र प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया। बंगाल में चलो परसेंटेज ऑफ वोट पड़ेगा, लेकिन वो जो एक चाहिए। और बाकी हिंदू बहुल जो स्टेट सी जो लेबोरेटरी से हिंदू थी वहाँ बीजेपी हार गई जीतने के बाद हारी है। और उत्तर प्रदेश तो 1990 से लेबोरेटरी है ना बीजेपी थी, पावर में रहने के बाद हारी है।
पावर में 1990 में कल्याण सिंह आए, फिर हार गए, हम्म, ठीक है कि नहीं। तो फिर उसके बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बीजेपी को कभी मायावती से अलायंस करना पिया, पावर से बाहर भी रहना पिया, और जाके फुल मेजोरिटी जाके उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा पावर में आई आफ्टर कल्याण सिंह। बीजेपी जो आई 2017 में योगी साहब आए, जी, एक स्टेट में बीजेपी को इतना लंबा समय वेट करना पिया, फुल टाइम 5 साल सरकार चला ली। तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी रहने के बावजूद वहाँ के पब्लिक ने स्टेट की पॉलिटिक्स में, चाहे दिल्ली की पॉलिटिक्स में, बीजेपी को 2014 और अगर 2019 का इलेक्शन देख दो तो कभी खुला हैंड नहीं दिता, जी, ठीक है। मेजोरिटी हिंदू ने, हम्म, मुस्लिम बहुल वेस्टर्न यूपी को सीट छोड़ दो, अकेला मुस्लिम वोट लेके कोई जीत भी नहीं सकता। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परफॉर्मेंस मिला है तो हिंदू वोट के कारण परफॉर्मेंस मिला है। तो हिंदुत्व की लाइब्रेटरी दा सिंपल एक फिलोसफी, तुम सिंपल एक आंकड़ा ये देख सकते हो, फिलोसफी नहीं, आंकड़ा ये देख सकते हो कि बीजेपी को 23 करोड़ वोट आया, 64-65 करोड़ जितना भी पोल होया, 23 करोड़ वोट आया है देश भर में। कांग्रेस को 13 करोड़ आया है, कितना हो गया, 23 और 13, 2333 33 36, हाँ 36 करोड़ है। दो फिर बाकी वोट किधर गए, बाकी वोट अलग अलग रीजनल ग्रुप्स में गए, बिल्कुल, हैं। तो बीजेपी अभी भी 36% पब्लिक दी पसंद है, 68-66% जो लोग ने वो बीजेपी की नीतियां नाल सहमत नहीं रखते। तो हिंदू स्टेट का जो एक फिलोसफी आंदा है कि हिंदू स्टेट कर देंगे, ये कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी जो एक गैंग है वो भी इन्हों नरेट करता है, और वो बीजेपी के पे रोल पे रहता है। मेरा हमेशा शुरू से एक स्टैंड रहा है कि जिन्हें माइनॉरिटी दे, वैसी नहीं और भी वो हर तरफ वो इधर भी है, सिखा विच भी कुछ ना कुछ ऐसे बंदे ने जो इस तरह के नैरेटिव देंदे ने, नैरेटिव देंदे ने हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। लेकिन वो मैनू लगता है कि वो बीजेपी के कहने पे ही देंदे ने, तभी पोलराइजेशन हो सकता है ना। जब तक ये नहीं बोलेंगे तो हिंदू पोलराइज किवें होगा, अगर वैसी साहब दा जब तक भय सामने नहीं आऊगा हिंदी क्यों पोलराइज कैसे होगा। हिंदू ने पोलराइज करने लिए सामने भी तो कोई चाहिए, एक्शन के बदले ही ना रिएक्शन कोई होगा। तो मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि अभी नरेंद्र मोदी को इनविंसिबल माना जा रहा था, वो जब आए थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे, तो डेमी गॉड का भी एक आया उनका, तो अभी उनका जो एक कल्ट था वो इस चुनाव के बाद कहाँ पे स्टैंड करेगा, फ्यूचर क्या है उसका? देखो हिंदू हृदय सम्राट को तुसी देख लो कि हिंदुओं के 3 प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू हृदय सम्राट तो हेमा मालिनी है आज की डेट में, बहुत भारी मार्जिन से जीती है मथुरा से। भाई अयोध्या, काशी, मथुरा, यही 3 है हिंदुओं का सबसे बड़ा एक मूवमेंट। राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक एजेंडा रहा है। तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एजेंडा जब रहा, अयोध्या सीट, फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। फैजाबाद सीट है, अयोध्या उदे बीच एक विधानसभा सेगमेंट है, लेकिन अयोध्या ही लोग बोलते रहे कि अयोध्या हार गई, अयोध्या हार गई। सीट का नाम फैजाबाद है। फैजाबाद बहुत मशहूर कई मामलों में भी रहा है। उमराव जान फैजाबाद दी सी, उमराव जान तुसी पढ़े हो ना? जी बिल्कुल। हाँ, अवध के एक बहुत बड़ी अदाकारा से। फैजाबाद सीट हार गई है, हिंदुओं का सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थली है। बनारस में मार्जिन बहुत घटिया, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बनारस में इस तरह से मार्जिन घटेगी, जहाँ पे काशी का एक इशू है, ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल का एक बहुत बड़ा इशू है। एक मथुरा का इशू है, ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का मसला है। तो ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि वाले मसले पे तो अभी भी हेमा मालिनी तिवारा बहुत अच्छे ढंग से जीती। और मथुरा का एक जो कास्ट स्ट्रक्चर भी है कि जाट डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है, मतलब मथुरा डोमिनेट जाट कर देने। हाँ, मथुरा में हिंदू जाट औरंगजेब के टाइम में, जो औरंगजेब का जो लास्ट, औरंगजेब के जो टाइम में जो मैक्सिमम जो आगरा के पास और दिल्ली के पास जो रिवोल्ट होया है, उन्होंने जो लीडरशिप से रही वो जाट लीडरशिप में रहा है, वो मैक्सिमम रिवोल्ट जाटों ने ही की सी। और ये कहा भी जाता है कि जो मंदिर ध्वस्त किया सी औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त किया सी कि 71 में एग्जैक्ट मैनू मथुरा जो ध्वस्त किया सी, उसका एक कारण बताया भी जाता है कि वो जिन्हें भी जाट उस एरिया दे रिवोल्ट कर रहे सी मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट या औरंगजेब के अगेंस्ट, तो वो उन्होंने जो एक डायरेक्शन आ रहा सी उन मंदिरों से आ रहा सी। तो औरंगजेब को लग्या सी कि जो मंदिर ने स्टेट के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं, या मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण कर रहे हैं, पॉलिटिकल सेंटर बन गया सी। तो वो एक भी कारण बताया जाता है, जो मंदिर का डिस्ट्रॉय करने का कारण बताया जाता है।
तो उस इलाके में हेमा मालिनी जीती है, दोबारा जीती है। तो मथुरा ਨੂੰ तो मैं अभी मान के चल रहा है कि हिंदुत्व दी पॉलिटिक्स का भी प्रयोगशाला है, लेकिन अगर देखा जाए तो बनारस और फैजाबाद का रिजल्ट बता रहा है कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट तो फिलहाल नहीं है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।